तो चलिए ये रहा आपका पहला सवाल, जिसमें बोल रहा है चालक तार की लंबाई बढ़ा देने से प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहता है, या तो कुछ भी हो सकता है, माने बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो देखिए पहले हम सब देखेंगे प्रतिरोध के बारे में, जिसे इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये जो प्रतिरोध है होता क्या है, तो अगर मान लेते हैं कोई भी चालक तार है तो इसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और जो भी उसमें रुकावट आएगा तो इस रुकावट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रतिरोध है। अगर हम लोग बात करें प्रतिरोध की मात्रा का, तो प्रतिरोध का मात्रा क्या है, ओम है। क्या बोलते हैं, ओम है। हम लोग इसे ओम से मापते हैं, और इसका एक फार्मूला हम देखेंगे, V बराबर IR, जिससे ओम का नियम बोलते हैं, जिसमें I क्या है, विद्युत धारा, V क्या है, वोल्टेज है, और R क्या है सर, तो प्रतिरोध है। यानी R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग से जो बात कर वहाँ पे हम लोग देखते हैं, बोल रहा है चालक तार की लंबाई बढ़ा देने से, यानी चालक तार की जो लंबाई रहेगा, तो क्या लंबाई पे प्रतिरोध डिपेंड करता है, तो हाँ सर निर्भर करता है उस पर। और जो R समानुपाती L होता है, क्या बोल रहे हैं, R समानुपाती L, कहने का मतलब कि अगर लंबाई बढ़ा देंगे तब प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी अगर एक लंबा इतना लंबा तार ले और इतना लंबा तार ले लिए, अगर दोनों समान धातु का बना हुआ है और मोटाई दोनों का बराबर है, तो हम सब देखेंगे कि छोटा वाला का प्रतिरोध कम और बड़ा वाला में प्रतिरोध क्या लगेगा, अधिक होगा वहाँ पर। अगर हम लोग बात करें सर क्षेत्रफल से, मतलब अगर देखें तो R समानुपाती क्या होता है, 1/A होता है। कहने का मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। लेकिन हमसे बोल रहा है कि चालक तार की लंबाई बढ़ा देने से, तो हम लोग देखें क्या R समानुपाती L होता है, यानी लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो देखिए तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी तार की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो हम लोग अगर बात करें मास्टर ग्रंथि की, तो पहले देखते हैं कि मास्टर ग्रंथि क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें मास्टर ग्रंथि को, तो इसे हम लोग पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं, या तो इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। जो कहाँ पर होता है, तब देखिए जो मस्तिष्क अपना है, मस्तिष्क के जस्ट नीचे चलेंगे, यानी मस्तिष्क के नीचे अगर हम लोग जहाँ पे अगर मान लेते कि बोला मुँह है, तो मौत के अंदर में जहाँ पर जो तालु बोलते हैं उसके ऊपर, और मस्तिष्क के नीचे जो स्फेनॉइड हड्डी होती है, तो उसी में ये वाला स्थित होता है। स्फेनॉइड हड्डी में जो गड्ढा होगा उसी में स्थित होता है कौन सा, मास्टर ग्रंथि, जिसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, या तो बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। देखिए सबसे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अगर आपसे बोलेगा कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो ये वाला मास्टर ग्रंथि माने पीयूष ग्रंथि है, तो जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, पिट्यूटरी ग्रंथि बोल रहे हैं, पीयूष ग्रंथि बोल रहे हैं। अगर इसका द्रव्यमान देखें तो सर 0.6 ग्राम होता है, बहुत छोटा हो। देखिए मैं कितना इसका द्रव्यमान बताया हूँ, 0.6 ग्राम, सबसे छोटी ग्रंथि। तो खैर आपसे पूछ रहा है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जानते हैं, तो पिट्यूटरी को जानते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्लैंड को। अगर देखिए इससे जो हार्मोन निकलता है, अगर वो अधिक मात्रा में निकल जाएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोमेगेली रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोमेगेली होता है। जो क्या होता है सर, इसमें आदमी का लंबाई बहुत अधिक बढ़ जाएगा, या तो इसको बोलते हैं गेंगाटिज्म बोलते हैं। मैंने कहने का मतलब क्या, भीमकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भीमकायता इसको बोलेंगे। कहने का मतलब इसमें लंबाई बढ़ जाएगा। और अगर सर कम निकला तो हो जाएगा बौनापन हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म बोल देते हैं। तो इससे अगर कम वाला हार्मोन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा। कहने का मतलब बौनापन, वो आदमी बौना ही रह जाएगा। तो देखिए मास्टर ग्रंथि के नाम से पिट्यूटरी ग्रंथि को। अगला सवाल, निम्न में से कौन एक रासायनिक यौगिक है। अगर हम लोग बात करें यौगिक का, तो यौगिक बोलेंगे किसे, तो कहता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे ना। जो भी अगर दो तत्व है मेरे पास में, अगर हम लोग दो को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तब इसको यौगिक बोलेंगे, और किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे। यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है, जबकि जो मिश्रण है अशुद्ध होता है। इसमें किसी भी मात्रा में मिला सकते हैं, जबकि हम लोग देखेंगे यौगिक में सर तो दो तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाना पड़ता है, तब उसे यौगिक बोलेंगे। अगर वायु की बात करें तो वायु में सर कोई निश्चित नहीं है, इसमें नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, ढेर सारा इसमें है। इसका कोई ठिकाना नहीं कि कैसे कैसे मिलाएंगे। तो वायु क्या है, मिक्सचर है। ऑक्सीजन तो आप जानते हैं सिर्फ वो है, एक तत्व हो गया भाई अमोनिया। तो अमोनिया को हम लोग बोलते हैं क्या, NH3। और ये वाला क्या है, जो NH3 बोले अमोनिया, ये वाला क्या हो गया, अपना तत्व है। पारा को हम लोग क्या बोलते हैं, Hg हाइड्रोजन हो गया, तो भी एक तत्व है सर। तो देखिए तो रासायनिक यौगिक कौन सा हुआ, अमोनिया। चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सम्मान है। अगर हम लोग बात करें भारत का सर्वोच्च सम्मान, सबसे पहले क्या है, भारत रत्न, और ये वाला सर्वोच्च सम्मान है। देखिए हम लोग भारत रत्न के बारे में बोलेंगे। कहता है कि भारत रत्न किसे दिया जाता है, तो कला, साहित्य, विज्ञान, या तो जन सेवा में। क्या बोला मैं, कला, साहित्य, या तो फिर कोई क्या बोल रहे हैं, जन सेवा, जो खुद बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है, यानी कुछ ज़्यादा अजीब ढंग से, मतलब लोगों के बारे में थोड़ा ज़्यादा देख रेख करे, जन सेवा करे, उसको दिया जाता है। और कहता है कि इसका शुरुआत कब से किए, तो 1954 से। कब से किया हम, तो 1954 से इसका शुरुआत किए। ये रहेगा किसके आकार का सर, तो पीपल के पत्ता जैसा रहेगा। कैसा रहेगा, तो पीपल के पत्ते का शेप का रहेगा कौन सा, तो जो भारत रत्न रहता है वो। अगर हम लोग बात करें परमवीर चक्र सर, तो अगर वीरता में सर्वोच्च सम्मान है, अगर हम लोग बात करें कि परमवीर चक्र वीरता का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा होगा, तो परमवीर चक्र। और ये कब दिया जाता है, तो तीनों सेना, जैसे जल, थल
थल वायु तीनों में है। तो अगर दुश्मन के सामने बहादुरी से अगर कोई लड़ गया है जो अपना जान का परवाह किए बिना, तो उसको हम लोग परमवीर चक्र वहाँ पे दिया जाता है। अशोक चक्र भी क्या है, तो सर अशोक चक्र भी क्या है, तो भी वीरता के लिए दिया जाता है, जो खास करके अपने सैनिक भाई हैं जल थल वायु उसी को दिया जाता है। इसमें भी अगर साहस वगैरह आप लोग हम सब साहस दिखाते हैं जो देखने में लगे कि ना कुछ बहुत सराहनीय कार्य रहा, तो हम लोग वहाँ पर भी अशोक चक्र देते हैं। लेकिन परमवीर चक्र है जो सबसे सर्वोच्च है किसका, तो वीरता के लिए। लेकिन हम लोग को पूछ रहा था सर्वोच्च सम्मान भारत का, तो कौन सा हो जाएगा, भारत रत्न। चलिए अगला बात देखते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। अब देखिए रेखीय संवेग संरक्षण में होता क्या है, तो रेखीय संवेग संरक्षण का मतलब क्या है भाई, कि अगर मान लेते हैं कि कोई इस ढंग से रेखा में चलेगा, संवेग संरक्षण की जरा बात समझ लेते हैं। संवेग संरक्षण पहले तो संवेग समझना पड़ेगा, जिसको हम लोग P बराबर क्या बोलते हैं, m भी बोल देते हैं। तो कहता है कि अगर किसी भी वस्तु को टकराएंगे तो उसमें द्रव्यमान रहेगा, वेग भी रहेगा सर। और अगर टक्कर के पहले और टक्कर के बाद दोनों का संवेग बराबर होता ही है, टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का संवेग क्या होता है, बराबर होता है। और ऐसा करके होता है, इसी को हम बोलते हैं संवेग संरक्षण सिद्धांत बोलते हैं। और न्यूटन का तीसरा नियम यही वाला बोलता है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या बोलता है, तो कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे आप देखते होंगे, क्या मैं बताता हूँ जरा बात ध्यान देंगे आप देखते होंगे इसको, यानी प्रक्षेपित होते देखते हो आप रॉकेट वगैरह को, किस पे, तो न्यूटन के तीसरा नियम पे संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है उसी के सिद्धांत पे क्या करता है, उड़ान भरता है। इसमें होता है क्या सर, तो नीचे की ओर क्या होता है, हवा का प्रेशर आता है सर, इसमें प्रेशर देगा तो क्या करता है, वायु इसको ऊपर की ओर धक्का देता है, जिसके कारण क्या होता है, तो प्रक्षेपित हम लोग इसको कर पाते हैं। तो हम देखें तो संवेग संरक्षण सिद्धांत किसके आधार पर है, तो न्यूटन का तृतीय नियम। प्रथम नियम क्या है सर, तो कहता है कि जड़त्व का नियम इसको बोलेंगे, जिसमें बोलता है क्या है कि कोई भी जो वस्तु अगर रुकी हुई है तो रुकी रहना चाहेगी, चलती है तो चलती रहना चाहती है, माने अपनी प्रारंभिक स्थिति को बरकरार रखेगी, प्रथम नियम। द्वितीय नियम को हम लोग क्या बोलेंगे, तो संवेग के बारे में बोलता है। ये क्या है, तो हम लोग संवेग के बारे में देख लेंगे द्वितीय नियम में, और तृतीय नियम में तो बताया ही कि क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। हम लोग देख लेते हैं, 4 ऑप्शन मेरे पास में है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, तो हम लोग अमेरिका से क्या देखेंगे, तो अमेरिका से हम लोग लिए हैं क्या, तो जो हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से है, मेरे पास में अमेरिका से। न्यायिक प्रणाली विलोकन वहाँ से, सर संविधान की सर्वोच्चता भी वहाँ से, अगर राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वही वहाँ से हम लोग अमेरिका से लिए हैं। और भी बहुत सारा लिए हैं, लेकिन हम लोग मेन जो है जो हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है, तो हम सब अमेरिका से देखें। मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायिक पुनराविलोकन हम लोग देखें। अगर बात करें ब्रिटिश संविधान से, तो ब्रिटिश से क्या हम लिए थे, तो मेन इसमें से जो सबसे अधिक बार पूछा गया है, तो हम लोग क्या देखेंगे, द्विसदनात्मक व्यवस्था और एकल नागरिकता हम लोग देखेंगे। अगर बात की ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या देख लेंगे, तो केंद्र राज्य में जो शक्ति का विभाजन होगा, कि केंद्र को कितना शक्ति है, राज्य को कितना शक्ति है, ये कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और हम लोग देख लेंगे क्या, कि समवर्ती सूची भी यहाँ से, प्रस्तावना की भाषा भी कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हम लोग बात करें आयरलैंड से, तो नीति निर्देशक तत्व यहीं से है। देखिए तो हमसे पूछ रहा था कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, तो आयरलैंड से, तो हम लोग आयरलैंड से क्या लिए, तो नीति निर्देशक तत्व भी लिए हैं। और जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, तो उसके बारे में। और फिर बोलता है कि जब हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग और भी राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे कि जो राष्ट्रपति है, राज्यसभा के बारे में भी कुछ इसमें देखेंगे। तो हम लोग देखें आयरलैंड में, हम लोग मेन रूप से आयरलैंड में क्या देखेंगे, तो नीति निर्देशक तत्व को हम लोग देख लिए। यानी देखिए तो आयरलैंड में हम लोग ऐसा करें, देख लिए। एक और आप देख लीजिए आयरलैंड में क्या देख लीजिए, तो आपको जो ये पूछता है कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितना मेंबर को मनोनीत करता, तो 12 मेंबर को, ये आयरलैंड से ही क्या है, तो लिया गया है। हम लोग देख लीजिए अगला सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल रहा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो देखिए तो सरदार सरोवर बांध कौन नदी पे है भाई, तो है नर्मदा पर। कौन किस पे है, नर्मदा पर है। कौन सा, सरदार सरोवर बांध कहाँ है, तो नर्मदा नदी पर है। अगर हम लोग बात करें चंबल नदी पे कोई सर परियोजना है कि नहीं, तो हाँ, आप देखिए जितना भी सागर वाला, तो जवाहर सागर सर, राणा प्रताप सागर, फिर कौन सा, तो गंगा सागर इसी पे है। किस पे, तो चंबल पर। अगर हम लोग बात करें सतलज पर, तो सतलज पर सरहिंद परियोजना है, नाथपा चाकरी है, इंदिरा गांधी जो नहर निकले यहीं से, माने भाखड़ा नांगल परियोजना इसी पे है। तो हम लोग देख लीजिए सर, इतना कर करके हमको सवाल पूछ रहा था कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर, तो हम लोग देखिए सर नर्मदा नदी पर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। तो थॉमस कप का संबंध देख लीजिए किस खेल से है, तो हम लोग देखते हैं क्या है, थॉमस कप का संबंध सर बैडमिंटन से, ऑप्शन ए। अच्छा सर, हॉकी में कौन सा कप, कुछ हॉकी वगैरह में भी दिया जाता है, तो हाँ रंगा स्वामी। आप देखेंगे कौन सा देखेंगे, हॉकी में कौन दिया जाता है, रंगा स्वामी। तो हम लोग
सर हॉकी में रंगा स्वामी देखे और भी दिया जाता है, ध्यानचंद दिया जाता है, आगा खां भी दिया जाता है। अगर बास्केटबॉल की बात करें तो हम लोग देख लेंगे कौन, तो विलियम कप वहीं से दिया जाता है, किसमें, तो बास्केटबॉल में। अगर बात करें वॉलीबॉल में तो कौन सा, पूर्णिमा कप दिया जाता है। देखिए ये वाला जल्दी नहीं मिलता है वॉलीबॉल के बारे में, लेकिन इसको आप याद रखें कौन सा, पूर्णिमा कप, इसी में दिया जाता है वॉलीबॉल में। चलिए अगला सवाल, भारतीय झंडा जो तिरंगा हम लोग का है भाई, जो हम लोग का आन बान शान सब है, तो देखिए जो तिरंगा है इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि हम झंडा बनाए तो कितना लंबा और कितना चौड़ा रखना चाहिए, तो किसी में शेप में रख सकते हैं, तो नहीं भाई, हम लोग को किसी भी शेप में नहीं रख सकते हैं। हम लोग को क्या है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा कि जो लंबाई रहेगा तो 3 के अनुपात में, जो चौड़ाई रहेगा वो किसके अनुपात में, तो 2 के अनुपात में, माने 3 और 2 के अनुपात में। लंबाई 3 अगर होगा तो हम लोग चौड़ाई को कितना लेंगे, 2 लेंगे, इस अनुपात में रखना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए अगला सवाल, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है। तो देखिए तुजुक ए बाबरी जो है इसको हम लोग बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। किससे नाम से जानते हैं, बाबरनामा से। और बाबर की आत्मकथा है, बाबर अपना आत्मकथा लिखा था, खुद लिखा था, जिसमें बहुत सारा चर्चा किया था कि वहाँ भूमि कैसा है, वो अपना जो बहुत सारा जो वहाँ बाग बगीचा कैसा है, अपना पूरा उसमें कि हम भारत में कब आए थे, कैसे आए, पहले हम कहाँ थे, उस सब के बारे में ऐसा करके बताया है। और फिर इसका अकबर के शासनकाल में इसका अब्दुल रहीम खाना थे, जो फारसी में इसका अनुवाद किया, किसी का, तुजुक ए बाबरी का। तो देखिए तुम कौन सा लिख देंगे कि बाबर का था आत्मकथा। अगला, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो देखिए 1991 में, सॉरी 1911 में। कब हुआ, नहीं 1991, 1911 नहीं 1991, सॉरी। देखिए तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो सर 1191 में। कब हुआ था, 1191 में। और कहता है किसके किसके बीच हुआ था सर, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के पास बीच में हुआ। किसके पास में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के पास में हुआ था, दोनों के बीच हुआ था तराइन का युद्ध। कब, तो 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था सर, जिसमें जीता कौन था, तो पृथ्वीराज चौहान जीता था। चलिए अगला सवाल, टिप्पू सुल्तान की राजधानी क्या थी। देखिए तो टिप्पू सुल्तान की राजधानी का नाम क्या था, तो हम लोग क्या जानते हैं, श्रीरंगपट्टनम। उसके उनकी राजधानी का नाम क्या था, श्रीरंगपट्टनम था उनका राजधानी था। और टिप्पू सुल्तान था जो भी बहुत अंग्रेज से बहुत सारा हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों के विरोध में भी बहुत सारा लड़ा भाई। और टिप्पू सुल्तान बोलता था कि 100 दिन गीदड़ की तरह जीने से बेहतर है एक दिन शेर की तरह जियो। इसी टिप्पू सुल्तान का कहना था कि 100 दिन गिदड़ की तरह मत जियो भाई, जीना है तो एक दिन किसके तरह जी लो, तो शेर की तरह जी लो, वो उससे लाख गुना अच्छा रहेगा। तो ऐसा ही कहना था कि जीवन भर गिदड़ की तरह जीने से बेहतर है एक दिन शेर की तरह जियो। यही टिप्पू सुल्तान था। तो हम देखें कि इसका राजधानी कहाँ बनाया था, श्रीरंगपट्टनम में। चलिए अगला सवाल, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, खादर, बांगर, रेगुर या लेटेराइट। तो हम लोग देखिए तो कपास की खेती के लिए कैसा, तो काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। कैसा बोल रहे हैं, काली मिट्टी का हम लोग का उसमें कपास लगाते हैं, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुर। और इसका पाया कहाँ कहाँ जाएगा, तो सर ये पाया जाता है कहाँ, तो हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र में। कहाँ देखेंगे, महाराष्ट्र में, गुजरात का कुछ पार्ट हम लोग देखेंगे, कर्नाटक का भी कुछ पार्ट सर, कर्नाटक में भी, और थोड़ा सा मध्य प्रदेश में भी। तो हम लोग मेन रूप से देखेंगे कि सर रेगुर, इसको हम लोग जानते हैं किसको, कपास के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है रेगुर है, जिसको हम लोग काली मिट्टी भी बोलते हैं, जिसको ब्लैक सॉइल बोलेंगे, इसको कपासी मिट्टी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि कपास का खेती होता है। और इसको हम लोग देखें रेगुर मिट्टी। इसका स्थान हम लोग देखें कि महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और मध्य प्रदेश और थोड़ा सा गुजरात में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल पे, दांत और हड्डियों के बनने का स्रोत है। तो दांत और हड्डी हम लोग देखते हैं कि किससे बनता है, तो देखिए सर उसमें रहता है कैल्शियम रहता है, और क्या रहता है, तो कैल्शियम रहता है और फॉस्फेरस रहता है। क्या रहता है, कैल्शियम और फॉस्फेरस भी रहता है। तो हम सब कौन सा देख लिए, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ रहता है दांत और हड्डी, जो बहुत मजबूत होता है, कंक्रीट के जैसा मजबूत होता है दांत और हड्डी हम लोग कैसा मजबूत होता है। चलिए अगला सवाल, अस्कर्बिक किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए अस्कर्बिक जो होगा भाई किससे, तो विटामिन सी की कमी से। किसकी कमी से, विटामिन सी से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं इसको। देखिए तो विटामिन सी में कौन सा अम्ल रहता है, अस्कॉर्बिक अम्ल रहता है। और हमसे पूछा है कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, तो आंवला में। कहाँ से मिलेगा, आंवला से। और जितना भी जो खट्टा रसदार फल है उसमें हम लोग को क्या मिलेगा, विटामिन सी। अगर विटामिन ए की बात करें तो इसे रेटिनॉल बोलते हैं, इसकी कमी से क्या होगा, तो रतौंधी होगा, माने आँख से संबंधित बीमारी हो सकता है। कहाँ मिलेगा ज़्यादा, तो गाजर में, पपीता में, आम में, ऐसा करके मिलेगा। विटामिन बी को हम लोग देखें तो थायमिन बोलेंगे सर। विटामिन बी बहुत सारा B1, B2, B3, जिसका मैं लिंक दे दूंगा ऐसे डिस्क्रिप्शन में। तो हम विटामिन के
विटामिन के लिए बहुत अच्छा ही वीडियो बना हुआ, पूरा सेपरेट वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। तो विटामिन बी में B1 B2 B3 ऐसा करके ढेर सारा होता है, लेकिन हम लोग इसको थायमिन बोलेंगे। और कहता है कि इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होगा। कहता है कि जो हम लोग देखें कि मौत में देखते होंगे कि जो दोनों होठ के दोनों किनारे पर रहता है, इसको लगाम लगना बोल देते हैं। किसकी कमी से? तो विटामिन बी की कमी से ऐसा करके हो जाता है। हम लोग सी के बारे में देख लिए, विटामिन डी, जो देखिए तो विटामिन डी के कारण क्या होता है, जैसे हम लोग कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। और देखिए तो इससे क्या होगा, ये मिलेगा कहाँ से? तो सनलाइट से मिलेगा। इसकी कमी से तो हड्डी वगैरह कमज़ोर होगा, हड्डी थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, हड्डी थोड़ा सा क्या हो सकता है, तो इस टाइप से पैर भी हो सकता है, कर्व हो सकता है कमज़ोर के कारण। तो स्कर्वी किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन सी। चलिए अगला सवाल पे, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए तो मलेरिया किसको प्रभावित कर रहा है? हृदय, स्प्लीन, यकृत या आंत, किसको करेगा भाई? तो मलेरिया किसको करता है? स्प्लीन को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लीहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लीहा। मलेरिया में होगा क्या सर? तो होगा मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। किससे होगा? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होगा। और कहता है कि इसका जो परजीवी होता है प्रोटोजोआ के कारण होगा। इसका पता सबसे पहले कौन लगाया था? तो रोनाल्ड रॉस। कौन था? रोनाल्ड रॉस था, जो इसका पता लगाया था कि मलेरिया जो है परजीवी से होता है। पहले शुरू वही बताया, रोनाल्ड रॉस ने बताया। हम लोग देखें कि इसमें होता क्या है सर, तो हम लोग देखें कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होगा। तो चलिए हम लोग देख लिए कि क्या स्प्लीन को प्रभावित करे, इसमें बुखार आएगा और क्या होगा कि रात जो रेड ब्लड सेल है उसको क्या करेगा? नष्ट करते रहता है, उसको बनने ही नहीं देता है। तो मलेरिया भी एक खतरनाक बीमारी हो सकता है। चलिए अगला सवाल 70 नंबर, देखिए बहुत अच्छा सवाल। बोल क्या रहा है कि यदि लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगी? देखिए तो हम लोग जानते हैं सर P बराबर क्या होता है? 1/f, माने 1 बटा फोकस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो F बराबर भी अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/p हो जाएगा। तो देखिए तो 1 और पावर कितना बोला है सर? तो -2। और देखिए तो जो देगा 1/2 किस में आ गया? तो मीटर में। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना रहेगा तो देखिए इसमें ऑप्शन में भी मीटर में ही है। तो 1/2 माइनस में ना, -1/2 जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? 0.5 मीटर को इसमें बोलेंगे तो माइनस में बोलेंगे, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो अगर बात करें ज्योति तीव्रता का तो किसका इसका मात्रक क्या है? कैंडेला है। क्या है? ज्योति तीव्रता का क्या है? कैंडेला। हम देखे थे कि 7 आधारी मात्रक देखे थे, मूल मात्रक देखे थे, उसी में क्या था? ज्योति तीव्रता था। लंबाई, समय, विद्युत धारा, हम लोग और भी देखे थे उसमें। तो देखिए तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला है। अगला देख लीजिए सवाल, अगला सवाल कह रहा है कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कपड़ा धोने वाला सोडा का नाम क्या है भाई? तो आपके पास में 2 आएगा, एक को बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। एक को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अगर जो सोडियम कार्बोनेट है सर, क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, इसका हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? तो कपड़ा धोने के लिए। किसमें? तो धावन सोडा, इसी को इसलिए बोलते हैं धावन सोडा बोलते हैं। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बेकिंग सोडा। माने खाने वाला सोडा का अगर बात करेंगे तो हम लोग किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का। और धोने के लिए किसका? तो हम लोग किसका यूज करेंगे? तो धोने के लिए किसका? तो सोडियम कार्बोनेट का। देखिए कभी कभी लोग आप लोग भुला जाइएगा कि सोडियम कार्बोनेट था धोने वाला कि खाने वाला, कि सोडियम बाइकार्बोनेट था। देखिए हम आज के बाद आप भूलिएगा नहीं। अगर मान लेते कि आप किसी के पास में खाना खाइएगा तो उसको बाय बाय नहीं कीजिएगा कि ना खाना खिलाए, इसको बाय थोड़ा बहुत करो। तो कहता है कि यार खाना खा लीजिए, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे सर? यानी खाने वाला सोडा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और कहता है कि धोए वाला सोडा तो खाली सोडियम कार्बोनेट। देखिए तो कौन सा हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि हम उससे बोल कर रहा था सोडियम कपड़ा धोने वाला तो सोडियम कार्बोनेट। चलिए अगला सवाल, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? अमाशय, मुंह, आंत या यकृत, कहाँ से होगा? देखिए भोजन का पाचन हो जाता है कहाँ से? तो मौत से यहाँ स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से हो जाएगा भाई? मौत से ही। कहता है कि यहीं पर से हम लोग देखेंगे कि मुंह से यहाँ स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम लोग देखेंगे सर 3 प्रकार का लाल ग्रंथि रहेगा, जो कान के थोड़ा सा नीचे की ओर रहेगा, वहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पैरोटिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरोटिड। और जीभ के नीचे साइड में होता है क्या? तो एक को बोलते हैं सब मैंडिबुलर और एक को क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल होता है भाई। जो हम लोग देखते हैं कि सबसे निकलता है एंजाइम निकलता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। भोजन को हम लोग दांत से चबाते हैं, यानी यहाँ पर से ही भोजन पचना स्टार्ट होता है। तो हम लोग देखें कि भोजन का पचना प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो मुंह से ही। तो देखिए हम लोग इतना सवाल देखे और ऐसा बहुत सारा हम लोग सवाल देखते भी रहेंगे। आप लोग मेहनत करना मत छोड़िए, मैं भी मेहनत करता रहूँगा। मैं आपके लिए हमेशा वीडियो लाता रहता हूँ, डेली लाता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दें। और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही ये होता है, मैंने क्या बोले हम कि हमको बहुत अंदर से एनर्जी देता है। तो आपको जैसा भी लगता है, अगर आपको थोड़ा सा इसमें कहीं बुरा भी लगा तो उसको भी आप बताते हैं कि सर थोड़ा सा यहाँ पर हमको लग रहा था कि थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं, तो कुछ ऐसा करके। या तो आपको लगता है कि ना बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट वीडियो है, तो आप उसके लिए भी बोलें कि ना सर आपका वीडियो बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छा है, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए बहुत सारा वीडियो लाता रहूं। तो देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपना दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए और भी लोग को बताएं, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े कि चलिए मेरा भी बहुत सारा लोग हैं जो मेरा सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो फिर से हम लोग मिलेंगे इसी जोश और उमंग के साथ में। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहें और अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखें, हर किसी का ख्याल रखें, बस थोड़ा अपना भी देख करके। तो चलिए ठीक है, हम सब फिर से अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।